प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं बी.आर. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में आज हम चर्चा करेंगे निबंध का स्वरूप तथा परिभाषा। इससे पूर्व पिछले 2 हफ्तों में हमने प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा की। आज से हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोर्स तो दोनों का ही पूरा करना है। इसलिए चलिए आज हम बात करते हैं निबंध का स्वरूप तथा उसकी परिभाषा के बारे में। निबंध गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि गद्य की छटा, शैली का चमत्कार, भाषा पर अधिकार तथा व्यक्तित्व का निखार सर्वाधिक निबंध में ही देखने को मिलता है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है निशेष बंध या कसा हुआ बंध। इस दृष्टि से निबंध को वह रचना रूप माना जाएगा जिसके बंधन में कसाव हो। कसाव शब्द के 2 अर्थ ध्वनित होते हैं। नंबर 1 विस्तार में कसाव अर्थात विस्तार लाघव, तथा नंबर 2 भावों और विचारों में कसाव। पाश्चात्य तथा भारतीय समीक्षक निबंध में विस्तार लाघव को आवश्यक मानते हैं, किंतु भारतीय समीक्षक भावों और विचारों की कसावट पर अधिक जोर देते हैं, जबकि पाश्चात्य समीक्षक भावों और विचारों की अपेक्षा निबंध में वैयक्तिकता पर अधिक बल देते हैं। पश्चिम में विचारकों ने निबंध को मन की मुक्त भटकन, हंसी हंसी में ज्ञान वितरण करने वाला तथा किसी मजेदार और बहुश्रुत व्यक्ति का भोजनोत्तर एकांत संभाषण ही समझा जाता रहा है। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ ही मानव की रागात्मक प्रवृत्ति बौद्धिकता की ओर प्रयास करती रही है। मनुष्य के मन में वस्तुओं के सही स्वरूप को समझने और उसमें तारतम्य स्थापित करने की जिज्ञासा उत्पन्न की है। बौद्धिकता के प्रभाव से निबंध के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। हिंदी में निबंध के लिए प्रायः लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव तथा प्रबंध जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, पर इनमें से कोई भी शब्द निबंध की अर्थव्याप्ति के अनुकूल नहीं है। लेख का संबंध वस्तुपरक गद्य लेखन, जिसे अंग्रेजी में आर्टिकल कहा जाता है, से जोड़ा जाता है, जबकि प्रस्ताव का अर्थ तो और भी सीमित है। विषय विशेष के किसी विशिष्ट प्रसंग को लेकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं, उसी का सूचक शब्द संदर्भ है। रचना से मूलतः किसी रचनाकार की कृति का बोध होता है, जो गद्य में भी हो सकती है और पद्य में भी। प्रबंध तो निबंध का समानार्थक प्राय संस्कृत साहित्य से ही रहा है, किंतु धीरे धीरे संस्कृत में प्रबंध शब्द आख्यान के लिए रूढ़ हो गया। संस्कृत साहित्य में निबंध के नाम से जो साहित्य प्राप्त है, आज का हिंदी निबंध उससे सर्वथा भिन्न है। संस्कृत में निबंध सूत्रमयी शैली में भाव गुंफन की कला है, जबकि आधुनिक हिंदी निबंध
मुक्त मनोदशा का उद्गार है। निबंध के इन दोनों रूपों को आचार्य शुक्ल ने एकत्रित करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हो। इस परिभाषा पर आचार्य शुक्ल के निबंध खरे उतरते हैं। आचार्य शुक्ल मानते थे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उनके अनुसार निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी रचना गूढ़ एवं गंभीर कर्म है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक यहीं संभव है। निबंध में ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं जिनके अध्ययन से पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। इसके भाषा विधान और अर्थ विधान में चुस्ती आवश्यक है। निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह लैटिन के एग्जीजियर से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना। फ्रेंच का एसाई शब्द भी इसी से उत्पन्न है। ऐसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोंटेन ने प्रयास के अर्थ में किया है। मोंटेन ने ऐसे में कल्पना, अनुभूति और व्यक्तित्व का योग माना था। मोंटेन निबंध को विचारों, उद्धरणों तथा आख्यानों का विसरण मानता था। अंग्रेजी में ऐसे के समान ही आर्टिकल, थीसिस, ट्रीटाइज आदि शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु वर्सफोल्ड का मत है कि ऐसे और ट्रीटाइज में लगभग निबंध और प्रबंध का ही अंतर है। शोधपूर्ण ट्रीटाइज ही थीसिस है। वस्तुतः ऐसे इन सबसे भिन्न गद्य रूप है। विचारकों में निबंध की परिभाषा के संबंध में मत के नहीं है, यानी सबके मत अलग अलग हैं। अभी हमने आचार्य शुक्ल और निबंधों के जनक मोंते के विचारों को पढ़ा। दोनों के विचार में लगभग विरोध सा है। भारतीय विचारकों के प्रतिनिधि आचार्य शुक्ल ने निबंधों में पर्याप्त चुस्ती और एक विशेष प्रकार की वैयक्तिकता की ही चर्चा की है, तो मोंटेन ने मात्र वैयक्तिकता पर ही ध्यान दिया है। उसने चुस्ती की चर्चा छोड़ दी है। निबंधों पर दिए गए विचारों में प्राय यही दो वर्ग के विचार मिलते हैं। वैयक्तिकता और कल्पनाशीलता को ही ध्यान में रखकर जॉनसन निबंधों को मन और मुक्त और असंबद्ध उद्गार तथा अनियमित अभिव्यक्ति मानने के पक्ष में है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने ऑन द राइटिंग ऑफ एसे में निबंध के स्वरूप का विवेचन करते हुए इसकी समता प्रगीत से बताई है। इसके लेखक को वह सनक, गंभीरता तथा व्यंग्य से संबद्ध मानता है। सिल्क के कीड़े के चारों ओर घिरे जाने वाले कोकून की भांति ही
वह निबंध लेखन के लिए मानसिक केंद्रीकरण आवश्यक बताता है। हॉलवर्ड और हिल नामक विद्वानों ने भी साहित्यिक निबंधों को मात्र विषय का संक्षिप्तीकरण ही नहीं माना है, अपितु वे उसे वस्तु के प्रति लेखक की प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं, जिसमें व्यक्तिगतता की ही प्रधानता होती है। इन विचारकों ने यहाँ भी व्यक्तिगतता पर सर्वाधिक जोर दिया है। हिंदी के विचारकों में श्री प्रभाकर माचवे भी हिंदी निबंध में निबंध की परिभाषा देते समय व्यक्ति पर ही अधिक ध्यान देते हैं। वो लिखते हैं, निबंध गुमंतु, कबायली तथा यायावर प्रकट का चिर प्रवासी साहित्यकार है। घाट घाट का पानी उसने पिया है, कई सराय और होटलों में वह ठहरा है, मगर उसका मंजिले मकसूद अंततः आत्मकथन या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। उसमें लेखक की रुचि अरुचि भी मिश्रित है। जे.बी. पृष्ठले निबंधों को रहस्यालाप या सच्चा प्रेम प्रलाप ही मानते रहे हैं। लिंड के अनुसार निबंधों में जिंदा दिली के साथ बुजुर्गी और सुंदर बकवास होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य विचारकों ने निबंधों में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ही सारी कला का निखार मान लिया है। निबंधों में व्यक्तिगतता की ऊपर जो चर्चा हुई, उससे यह स्पष्ट है कि इस कथन में अतिरेक है। हिंदी में इस मत के पक्षधर विद्वान प्राय आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का विरोध ही नहीं करते, अपितु ये भी कहते हैं कि निबंधों में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के पक्ष में न थे। वस्तुतः ये भ्रम है। आचार्य शुक्ल ने भी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति निबंधों में आवश्यक तो बताई है, पर अतिरेक का वे सदा वर्जन करते रहे हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह तोड़ दी जाए। इस कथन से यह स्पष्ट है कि वे निबंध में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति एक सीमा तक ही मानते थे। हाँ, बुद्धि तथा तार्किकता को अधिक महत्वपूर्ण वे अवश्य मानते थे। उन्होंने वस्तुपरकता, व्यक्तिकता, बौद्धिकता और भावनात्मक निबंधों में उचित सामंजस्य करना चाहा था। इसमें उन्हें अधिक दूर तक सफलता भी मिली है। वे वैज्ञानिक और तत्व चिंतक को निबंधकार से भिन्न मानते थे। उनका विश्वास था कि निबंध को न तो दर्शन होना चाहिए और न कविता। एक में बुद्धि व्यापार की प्रमुखता हो जाती है तो दूसरे में कल्पना का अतिरेक। अस्तु निबंधों में मस्तिष्क और हृदय का उचित सामंजस्य होना आवश्यक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावनात्मक हृदय दोनों लिए रहता है। तात्पर्य यह है कि उत्तम निबंध में व्यक्तिगतता के साथ विचार गांभीर्य भी आवश्यक है। इसमें मस्तिष्क के साथ हृदय का संयोग होना चाहिए, योग नहीं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में निबंध की परिभाषा के बारे में चर्चा की। भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों ने
निबंध को जो परिभाषाएं दी है उनकी और आगे विस्तार से चर्चा कल हम फिर करेंगे। बस आज इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार।